हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बेटा कि CUET 2026 जो एग्जाम है वो एक्चुअली होता क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जनरली बच्चा जो होता है वो CUET की तैयारी करना शुरू कर देता है, यानी कि उसने कहीं से सुना है, यार दोस्त से सुन लिया, परिवार में किसी से सुन लिया, तो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसके माध्यम से हम वहाँ कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हम यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है वो अपन कौन सब्जेक्ट से कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कुछ भी पता नहीं होता है। बस हम तैयारी कर रहे होते हैं। ये सब सोचते सोचते हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में ये लगता है कि हमने तैयारी तो शुरू कर दी, पर क्या मैं CUET क्रैक कर पाऊंगा। क्योंकि तैयारी करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है बच्चों कि हमें किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाना चाहिए, कौन सा सही होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और हम उसको किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे बच्चों से की रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, साथ ही इसको ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हर वो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है या करना चाहता है वो बच्चा पूरी क्लियरिटी के साथ 2026 में एग्ज़ाम और फ्यूचर में भी वो एग्ज़ाम अच्छे से दे सके। तो चलिए बच्चों, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जितने भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो आपके लिए ही होते हैं, ताकि हर बच्चे को CUET की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता हो। तो सारे बच्चे वीडियोस को देखा करें, उनको शेयर किया करें, ताकि आप बच्चे उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, राइट। तो चलिए अब शुरू करती हूँ फटाफट। CUET 2026 न्यू एलिजिबिलिटी रूल्स जो हैं, यानी कि योग्यताएं जो हैं उनके क्या रूल्स हैं, इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि CUET 2026 है उसका परिचय, यानी कि CUET एग्ज़ाम होता क्या है। एक्चुअली ये जो होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उनके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET एग्ज़ाम देना होगा। साथ ही इसके अंदर क्या होता है, आपको बेटा नियम और विषय चयन में कई नए बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जनरली क्या है कि CUET 2026 है या CUET का जो एग्ज़ाम है बेटा 2022 में सबसे पहले कंडक्ट कराया गया था, उससे लेकर के अब तक बहुत सारे बदलाव लगातार हो रहे हैं। बदलाव होने का एक रीज़न होता है, यूं ही बदलाव नहीं होते। जैसे हाई अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो सब बदलाव इसलिए करते हैं ताकि इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको स्मूथ किया जा सके, बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल किया जा सके और अच्छे से बच्चा उसको क्रैक करके अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। इसलिए बदलाव लगातार किए जा रहे हैं। 10 या 12 साल तक ये बदलाव होते हैं ताकि क्या हो, पूरा एग्ज़ाम पैटर्न प्रॉपर कंफर्म हो जाए, अच्छे से बच्चों तक वो परिवर्तन जो किए जा रहे हैं वो स्मूथली उन तक पहुंचाया जा सके और एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सके। उसके बाद में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक न्याय संगत और पारदर्शी बनाने के लिए ये चेंजेस होते हैं। क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी तक हमारे पास भी कई फ़ोन मैसेज आते हैं, मैम ये CUET का एग्ज़ाम में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये भी बच्चों को नहीं पता है, बस बच्चा तैयारी कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। अब हम बात करते हैं बेसिक जो योग्यताएं होती है वो क्या होनी चाहिए। कोई भी बच्चा जो 12वीं पास आउट है या फिर 12वीं में है, क्या वो पेपर दे सकता है? तो यहाँ पर यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो CUET एग्ज़ाम को देना चाहता है वो 12वीं पास हो सकता है या फिर 12वीं में भी हो सकता है। दोनों बच्चे CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रनिंग में भी और पास आउट होकर भी दिया जा सकता है। साथ ही CUET जो 2026 के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, CUET इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं देती है। यानी CUET नहीं कह रही है कि भाई 19 वर्ष का है तो ही एग्ज़ाम दे पाएगा, 18 का है तो ही है, 19 के बाद वाला नहीं दे पाएगा, 21 साल का हो गया तो नहीं दे। CUET के एग्ज़ाम के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, पर ऐसा हो सकता है बदलाव की यदि मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ को कर सकती है कि भाई 19 साल के बाद का बच्चा को हम यहाँ UG के लिए एडमिशन नहीं देंगे, है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ वो नियम लागू कर सकती है, पर CUET ऐसा कुछ नहीं करती है। उसके बाद छात्रों से संबंधित विश्वविद्यालय कोर्स पात्रता, जनरली क्या होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, डोमेन पढ़ रहे होते हैं, तो डोमेन पढ़ लिया, GAT लैंग्वेज, इसको भी पढ़ना है या नहीं ये क्लियरिटी नहीं होती है।
है ना, कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना है क्या, 12वीं में जो सब्जेक्ट लिए वही पढ़ने हैं क्या, इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं क्या। तो CUET बेसिकली क्या करता है, CUET ये होता है कि कोर्स वाइज जो होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं। जिससे क्या होता है कि BSc करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ डोमेन स्पेसिफिक होता है, 12वीं में जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो वहाँ पर चाहिए होते हैं। लेकिन अब थोड़ा चेंजेस हो गया है कि 12वीं के अंदर जो पढ़े गए हैं 12वीं CUET एग्जाम के बाद आप वो कोर्सेज ना भी पढ़े, अदर कोर्स लेकर के अलग सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये चेंजेस, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आपका कोर्स वाइज जो आपकी योग्यताएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने BSc करना है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो होना ही चाहिए, है ना। तो अगर आपको BTech करना है तो आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करें तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता हो, वो ज़रूरी है। उसके बाद बात करें तो न्यू रूल्स जो कि मेजर चेंजेस होने की संभावना है, तो NTA जो है वो इस दौरान काफ़ी चेंजेस कर भी रहा है। अभी जो हाई अथॉरिटीज़ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जो है वो CUET एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि जो बड़े चेंजेस हाई अथॉरिटीज़ ने दिए हैं वो क्या है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि अधिकतम 5 विषय आप यहाँ पर चुन सकते हैं। CUET एग्जाम में अधिकतम 5 सब्जेक्ट यानी कि आपको चुनना होता है, जिसमें 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और GAT होता है। लेकिन अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। कई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो GAT और लैंग्वेज के बेस पे भी एडमिशन लेती है। तो बच्चा जो है वो CUET के बाद जो है CUET का एग्ज़ाम के लिए GAT और लैंग्वेज भी पढ़ता है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो डोमेन स्पेसिफिक होती है ना। तो अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान में रखो बेटा कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या नीडेड है, वो क्या मांगता है, वो ज़रूरी है जानना, राइट। उसके बाद में कक्षा 12वीं की स्ट्रीम जैसा होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि पहले ऐसा था, अब चेंजेस हो गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि पहले जो 12वीं में सब्जेक्ट थे वही कॉलेज में पढ़ने ही पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है। कई बच्चों को मैं देखी हूँ कि लास्ट ईयर ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि मैम BSc हमने किया हुआ है लेकिन अब मैं जो है BA करना चाहता हूँ, BA ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो क्या मैं सब्जेक्ट ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। बस CUET जो है उसके अंदर आपको क्या करने होंगे, 12वीं वाले सब्जेक्ट को ही पढ़ना होगा। बट आप 12वीं के जब CUET एग्जाम दे दें तो यूनिवर्सिटी आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए भी अलग सब्जेक्ट लेने की परमिशन देती है। एडमिशन विश्वविद्यालय के विषय मैपिंग पर निर्भर करता है। जैसे BHU में एडमिशन लेना है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर आपको जैसे BA वगैरह करना है तो वहाँ पर आपको GAT और लैंग्वेज से हो जाता है। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो वहाँ पर डोमेन चाहिए और लैंग्वेज भी इंग्लिश चाहिए होता है। तो ये होता है सब्जेक्ट मैपिंग। जो सब्जेक्ट आपको लेना है, जो कोर्स आपको करना है, उसकी मैपिंग बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपको किस कोर्स की तरफ जाना है, तो उसी सब्जेक्ट को आपको कंसीडर किया जाएगा। लचीले विषय संयोजन पर ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों, फ्लेक्सिबल जहाँ पर होता है। हम लोग क्या होते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि GAT और लैंग्वेज मतलब हम GAT और लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, मान लो वहाँ पर मार्क्स कम हो गए, तो हमेशा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि वो हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकें, यानी कि 3 डोमेन, लैंग्वेज और GAT पढ़ना चाहिए। एज एक्सपीरियंस में ये कह रही हूँ कि अगर आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ताकि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकें और बहुत सारे कोर्सेज को भी टारगेट कर सकें। ऐसे कोर्सेज हमें टारगेट करने चाहिए जहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि हम स्कोर जितना भी करें उसमें हम कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में जाकर अच्छा सा कोर्स कर सकें, अपना साल खराब ना हो। क्लियर है बात समझ में? ये बहुत ज़रूरी है बेटा। अगला है कि आरक्षण और श्रेणियां, ये बहुत मैटर करता है ना, ये हमें पता होना भी चाहिए। जनरली कई बच्चे हैं जो OBC से हैं, SC ST से हैं, तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनाओ, और ये 6 महीने ही वैलिड होते हैं, इसलिए 6 महीने के बाद इनको रिन्यू कराना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चा ध्यान कर ले, 6 महीने से बदलना चाहिए। तो 6 महीने के बाद में अगर वो नहीं है तो उसको रिन्यू करवा लो बेटा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम साल भर हो जाता है, 2 साल हो जाता है, पढ़ा है, तो उसके बाद में वो वैलिड नहीं होता है। तो ये ज़रूर आपको आरक्षण, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक कोटा रखते हैं कि OBC के कोटा है, ये SC का है, उसमें SC का ही बच्चा जाएगा, OBC वाला नहीं जा सकता है। तो कोटा होता है, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है, पर हमें पता ही नहीं है तो कैसे होगा,
हमें पता ही नहीं होता है। तो वहाँ स्पेसिफिक कोटा भी होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो कोटा भी स्पेसिफिक रखती है। तो आप अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएं। प्रमाण पत्र जो होता है, जाति प्रमाण पत्र अपडेटेड होना ज़रूरी है। अतिरिक्त विषय, कई विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त कोटा होता है, खेल का कोटा भी होता है। कई बच्चे जो है 12वीं तक जो होता है स्पोर्ट्स में होता है, तो उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके भी नंबर ऐड होते हैं जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। मान लो कि 75% आपको बना है, 5% इसका भी मिल गया तो 80 हो गया, तो उसका 30% आपको जोड़ा जा सकता है। तो वही है, ये कोटा भी आपके बहुत ज़रूरी है। इनको भी आप अगर हैं तो आपके पास इनके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप उन्हें तैयार करवाइए। अगर आपने खेला हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उनको अच्छे से जगह पे रखिए ढूंढ कर, अभी इधर उधर होंगे कहीं, है ना। तो अब ध्यान रखिए कि ये सब चीजें बहुत वैलिड होती है बेटा। सीईटी 2026 में बदलाव जो किए जाने हैं वो क्या है ना। प्रश्नों का नया पैटर्न अभी क्या है बेटा कि अब विश्लेषणात्मक, है ना, और अनुप्रयोग एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों पर जोर दिया होगा, है ना। यानी कि प्रश्नों का नया पैटर्न जो है वो क्या हो सकता है। अभी ये कहा जा रहा है कि अब तक जो है हम लोग क्वेश्चंस कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप तो होते ही थे, वैसे ही आने। ऑब्जेक्टिव में भी असेसर रीजन था, मैचिंग टाइप था। अब उसको थोड़ा सा लेवल अप करके अब व्यवहारिक जीवन से जोड़ा गया है, प्रैक्टिकली चीजों को जोड़ा गया है कि क्वेश्चंस ऐसे बनाओ जो व्यवहारिक जीवन की तरफ जाता हो। प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा फोकस करो, क्योंकि थ्योरी तो हर बच्चा पढ़ ही रहा है। प्रैक्टिकल किस तरह से, जैसे कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मैं वो बताऊं कि जैसे कि जो केमिकल्स हम रिएक्शंस में लेते हैं वो कहाँ यूज है, उनका यूजेस कहाँ होता है, तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर ज्यादा जोर देने की संभावना है। अपडेटेड सिलेबस, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अनुसार कुछ टॉपिक्स जोड़े या हटाए जा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि पहले जो सीयूईटी 2025 से पहले जो सिलेबस चलता था, है ना, वो 24 में, फिर 25 में तो क्या चलता था 24 तक, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें सारे सिलेबस में सारे चैप्टर्स आते थे। अगर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, तो 16 चैप्टर थे, 16 के 16 आते थे, जो बिहार बोर्ड में टारगेट होते हैं। अदर बोर्ड्स उसको नहीं टारगेट करता था, एनसीईआरटी नहीं था। लेकिन अब अपडेट हो गया है, अब 2025 में भी न्यू एनसीईआरटी फॉलो किया, और अब आगे भी, अब भविष्य में भी और अपडेट हो सकता है कि सिलेबस में किस तरह से चेंज आए, क्योंकि अब जो है वो क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनका लेवल अप कर दिया गया है, तो सिलेबस को भी वैसे ही मॉडरेट करना होगा। उसके बाद में नई स्कोरिंग प्रणाली क्या होती है, रटने के बजाय अवधारणाओं को, स्कीम को, है ना, कॉन्सेप्ट को जो है वो कॉन्सेप्चुअल बनाना जरूरी है, तो उसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि भी की गई है, बिल्कुल की गई है, कि जितने भी जो भी हाई अथॉरिटीज है उन्होंने ये कहा है कि जो संख्याएं थी कम वो ज़्यादा कर दी गई है। इसका रीज़न ये भी है कि चेंजेस करने का रीज़न ये भी था कि संख्या बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कई बार सीटें जो हैं वो कम रह जाती है, बच्चों का एडमिशन ही नहीं हो पाता है ना। तो ये चेंजेस भी ज़रूरी है कि सीट जो है हर विश्वविद्यालय में बढ़ा दी जाए, और समय से भी ये क्या हो, रिजल्ट की घोषणा हो, ताकि बच्चा जो है समय रहते अपनी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर ले, अपना एडमिशन हो जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, रिजल्ट में देरी से बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला जाता है, फिर उसका रिजल्ट आता है तो फिर वापस फीस लेना देना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि पात्रता जांचें। पात्रता मतलब आप किस प्रकार से योग्य हैं या नहीं सीयूईटी के लिए। तो उसमें देखो, कक्षा 12वीं की स्थिति सुनिश्चित करें। पहले विश्वविद्यालय की योग्यता और शर्तों को जरूर देखने। मान लो आपको बीएचयू को टारगेट करना है, उसकी शर्तों को जरूर पढ़ो उसकी साइट पे जाकर कि वो क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहता है, उसकी योग्यताएं क्या है, वो जरूर पढ़ लें, है ना। भाषा, डोमेन और जनरल टेस्ट, ये तीनों विषय जो 5 विषय हैं वो जरूर लेने चाहिए, ताकि आप फ्लेक्सिबल रहें कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ आता है विषय का चुनाव भी जरूरी है। 5 विषय हो, कोर्स आप जो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बीकॉम, बीए, बीएससी, जो भी आप करें उसके अनुसार ही आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। विश्वविद्यालय में ब्रोशर, प्रोजेक्ट देख करके डोमेन सब्जेक्ट मैपिंग समझे और उसी आधार पर चयन करें। सब्जेक्ट कोर्स के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। जो कोर्स आपको करना है उसमें कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, डिमांडेड है, वही आपको लेना है। क्लियर। आगे देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कर लिया, 2026 में पंजीकरण करना है, हमें 2026 का एग्जाम देना है, तो हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन कब होता है, उसकी डेट क्या है, अप्रोक्स डेट हमको पता होनी चाहिए। कई बार डेट आ जाती है, बच्चा सोया है,
उसे पता ही नहीं होता है, भले ही टीचर जाग जगह का कह रहे हैं पर फिर भी उसे पता नहीं होता है। फिर कहते हैं अरे मैम ऐसे मैंने लास्ट ईयर 5 या 6 केस देखे जिसमें बच्चे को पता ही नहीं है, उसने फॉर्म ही फिल नहीं किया, तैयारी कर रहा है पर फॉर्म फिल नहीं किया, लग गई 1 साल की। ऐसी गलती आप ना करें। तो यहाँ पर जो है मार्च 2026 में फर्स्ट वीक में, फरवरी लास्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। वहीं पर ऑनलाइन हमेशा फॉर्म भरे जाते हैं बेटा, ये ऑफलाइन कंडीशन नहीं होती है, हमेशा ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। इस बार मार्च के फर्स्ट वीक या फरवरी लास्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा, 3 हफ्तों तक वो चलने वाला है, ऐसा अभी हाईली एडवाइजर्स बता रहे हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल उसके अंदर भरनी होती है, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपकी 10वीं की मार्कशीट में अपडेटेड होनी चाहिए, जो आपके आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में हो। मेरी बात को ध्यान से सुने कि 10वीं की मार्कशीट से आपका आधार कार्ड बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। अगर थोड़ी भी बेटा गलती है तो वहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ध्यान रखिए। शैक्षणिक विवरण, एकेडमिक डिटेल्स, आपने 12वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास, वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपने कहाँ से 12वीं की है, आपकी कॉलेज या स्कूल का नाम क्या है। विषय चयन, आप सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे, वही सब्जेक्ट का पेपर आपको मिलेगा। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके पास जो भी 12वीं में है उन्हीं में से आप सिलेक्ट करके सब्जेक्ट भरेंगे। परीक्षा शहर का चयन, दस्तावेज अपलोड करें, जो भी दस्तावेज, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो जरूर देखें। भुगतान बाद में करें, यानी कि जैसे ही आपको ये पूरी प्रोसेस है, आपको जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जाएगा वहाँ फॉर्म ओपन होगा, डिटेल भरो, अपनी शैक्षणिक योग्यता, सब्जेक्ट भरो, जिस भी शहर से आप, जो भी शहर में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको जो भी सिटी है उसको चॉइस करना है, दस्तावेज उसके अंदर अपलोड करने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया कि मैं ओबीसी कैटेगरी, तो वहाँ पर वो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। 10वीं की मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा, 12वीं की मार्कशीट को वहाँ अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरीफाइड होगा। आधार कार्ड को वहाँ पर पोस्ट करना होगा, तभी जाके वो क्या होगा, सारे अपलोड करो ताकि वो सब उससे मैच किया जा सके, क्योंकि क्रॉस चेक होता है ना वहाँ पर। फिर आपको भुगतान करना है पेमेंट का, और जैसे ही पेमेंट का भुगतान हो, ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, उस फॉर्म को डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो एडमिट कार्ड जब आता है तो आपका यही एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर चाहिए होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो पासवर्ड बहुत ज़रूरी होता है, कई बच्चे पासवर्ड याद ही नहीं है। भाई लिखो उस पेपर के पीछे, डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी निकलवाओ और उसके बाद में उसके पीछे उसका पासवर्ड लिखो और लिख करके रखो। आज ये बात मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिट करने के बाद में पेज को डाउनलोड ज़रूर करें, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सीबीटी मोड में ही एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर एग्ज़ाम सीबीटी मोड में है। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, कई दफ़ा मैं देखी हूँ कि बच्चे को पता ही नहीं है कि कंप्यूटर में हम किस तरह से पेपर देंगे। बच्चों कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट लगाओ तो हमेशा अपने आसपास के साइबर पार्क जो होते हैं उनमें जाकर के, है ना, साइबर सिटी में जाकर के वहाँ पर एक ऐसा जो शॉप है जहाँ पर कंप्यूटर लगा है उस पर प्रॉपर बैठ के एक मॉक टेस्ट दो, वीक में 1 दो, ताकि तुम आदतन हो जाओ, हैबिचुअल हो जाओ, तुम डरो नहीं कि पेपर कैसे होना है। चीज़ें पता नहीं होती है, हम तैयारी कर रहे हैं पर हमें एग्ज़ाम तो सही से देना होगा ना। पूरे साल तैयारी करके एग्ज़ाम में कुछ भी गलती हुई तो ख़त्म, ऐसा काम क्यों करना है। कम से कम जो बच्चा ड्रॉपर है वो बच्चा तो वीक में 1 दिन ज़रूर जा करके उसको करे, ताकि अच्छे से उसको समझ में आए ये चीज़। क्लियर है। भाषा, डोमेन, विषय, जनरल टेस्ट सभी एमसीक्यूज फॉर्म में ही मिलेंगे, है ना, और चुने गए विषयों के अनुसार अलग अलग होगा। 3 स्पेसिफिक सेक्शन में आपको पेपर मिलेगा, सेक्शन ए, बी और सी, ठीक है, जहां पर आपको एक में जीएटी का पेपर, लैंग्वेज और उसके बाद में डोमेन स्पेसिफिक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ये तीनों सेक्शन जो है वो अलग अलग, एक दिन में तीनों हो सकते हैं, 2 दिन में हो सकते हैं, अलग अलग दिन में भी हो सकते हैं, तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। आफ्टर एग्जाम रिजल्ट और एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। एनटीए क्या करता है, आपका एग्जाम हो गया मई में, मई के बाद में जून 1st और 2nd वीक में आपका रिजल्ट घोषित होता है, तो एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है। उसमें क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो आंसर की जाती हैं, पहली आंसर की, दूसरी फिर करेक्शन आंसर की, 3rd करेक्शन आंसर की आती है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि किसने नंबर कहाँ पर, तो अपनी आंसर की से चेक करो। फिर अपना स्कोर, कट ऑफ, किस यूनिवर्सिटी ने कितनी कट ऑफ जारी की है उसके अकॉर्डिंग अपना यूनिवर्सिटी टारगेट करो। फिर जब आप किसी मान लो आपका डीयू में हो गया, तो काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आप जो है अपने दस्तावेज तैयार रखो बिल्कुल प्रॉपर,
है ना, प्रोसेस जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म फिल कीजिए, अपनी सीट जो आपको अलॉट हुई है उस समय आप अपनी फीस देकर उस सीट को फ्रिज कर दीजिए, बुक कर दीजिए कि भाई मेरी ही है, मैं ही बैठूंगा, है ना, ताकि आपका एडमिशन प्रॉपर हो सके। अगर आपने सीट को फ्रिज नहीं किया तो कोई और दूसरा भी उस सीट पे आ सकता है। फीस जमा करने के बाद एडमिशन कंफर्म हो जाता है, जैसे फीस जमा कर दी तो एडमिशन कंफर्म है। राइट, बात समझ में आई? तो बच्चों ये थी CUET की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको एक एक चीज समझा दी है। ये वीडियो आप बच्चों को इसीलिए बना के दिया है ताकि कोई बच्चा जिसको CUET की कुछ भी जानकारी नहीं है, क्या उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, किस तरह से उसको CUET में सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। और आपको तैयारी और बेहतर करनी है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई रही हूँ, आप यहाँ पर इन नंबर पे कॉल करके पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और पूनम हिंदी कोड का भी आप यूज़, अगर बैचेस में एनरोल करो तो पूनम हिंदी कोड भी यूज़ आप कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। आपको और कोई जानकारी चाहिए, पर्सनल मेरे से एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर लाइव आती हूँ डेली। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर बच्चा टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करे। तो बच्चों आज का ये वीडियो आप बच्चों के लिए आई होप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना और सब बच्चे पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू भविष्य में आपको ना आए। तो मिलते हैं बच्चों आगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।